हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका आज हम बेसिक पढ़ेंगे पार्ट 1 में, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। अच्छा, क्या होती है लीनियर इक्वेशन? तो हमने 9th क्लास में पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन ax + by + c = 0 का फॉर्मेट पढ़ा था। तो यहाँ पर आपने देखा कि x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, है ना। x y क्या हैं? वेरिएबल्स हैं, क्लियर, चर हैं। और जो a b c हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, और कांस्टेंट टर्म्स हैं, अचर हैं, और इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट्स, क्लियर, गुणांक। और इन पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें, दो लीनियर इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का कॉफिशिएंट a1 मतलब गुणांक a1, y का b1 यह c1, उसके बाद x का a2, y का b2, कांस्टेंट टर्म c2। तो इन पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे हमें इनके सॉल्यूशंस, इनकी कंसिस्टेंसी, इनके ग्राफ के बारे में नॉलेज मिलती है। और ये काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में इसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए, 1-2 नंबर के आते ही हैं हर साल। तो हमारी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, है ना। तो a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो, इन रेशियो पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं, कुछ रिलेशंस हैं कॉफिशिएंट की, जिनसे हमें ये पता लगता है कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसी है, और ग्राफ क्या है। इन लाइनों का जो इनसे ग्राफ बनेगा वो लाइंस कैसी होंगी। तो जैसे हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो a1/a2 का रेशियो अगर बराबर नहीं है b1/b2 के रेशियो के, मतलब इसका और इसका रेशियो निकालेंगे, डिवाइड देंगे, और इसका रेशियो निकालेंगे, अगर वो बराबर नहीं आता है तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, हल कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होंगे, क्लियर। और कंसिस्टेंसी की बात करें, संगतता की बात करें, तो लाइंस कैसी होंगी, वो इक्वेशंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट, है ना, संगत होंगी, समीकरण संगत होंगे। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ, लाइनों का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा होगा? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना। ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ में, क्लियर है। तो ये एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा? जैसे आपसे वो कहे इन टू linear equations a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 if lines have unique solution, और 4 ऑप्शन दे आपको इन प्रॉपर्टियों पर, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन दे दिया, उसने कहा अद्वितीय हल है और दो समीकरण ये हैं, तो आपको क्या करना है? इस 4 ऑप्शन में ये 3 तो होंगी, क्लियर, और भी एक होगा, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? ये वाली। यूनिक के लिए पूछा जाए तो ये प्रॉपर्टी a1/a2 ≠ b1/b2। ये भी पूछ सकता है कि इक्वेशंस कैसी हैं, ऑप्शन में देगा कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। तो आपको क्या फिल करना है वहां पर? इक्वेशंस आर, अगर बात करता है इक्वेशन की, समीकरण की, तो हमें लिखना है कंसिस्टेंट। जब समीकरण की बात हो, इक्वेशन की बात हो, तो सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी की बात होती है। लेकिन जब सॉल्यूशन की बात हो तो सॉल्यूशन यूनिक, नो और इन्फिनिट सॉल्यूशन की बात होती है। इसी तरह अगर वो ग्राफ की बात करता है, लाइंस की बात करता है, अगर कहीं आपका लाइंस लिख कर आया है तो बात किसकी कर रहा है? कि ग्राफ की। ग्राफ कैसा होगा, लाइंस कैसी होंगी, तो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या पैरेलल होंगी, या कॉन्साइडिंग होंगी, क्लियर है। तो आपको हमेशा याद रखना है, यहां पर बात सॉल्यूशन की होगी, यहां पर बात इक्वेशंस के बारे में पूछ रहा होगा, और यहां पर लाइंस या ग्राफ के बारे में पूछ रहा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स में, क्लियर। तो जैसे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके? c1/c2 के। तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? नो सॉल्यूशन। यहां पर नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि x और y की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। और यूनिक में क्या था कि x की एक वैल्यू निकलती और y की एक वैल्यू निकलती, ओनली 1 वैल्यूज। लेकिन यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ना x की ना y की, है ना। और इक्वेशंस कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट, असंगत।
उसके बाद अगर हम लाइंस की बात करें तो इसके जो ग्राफ की लाइन बनेंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल। अगर हम पैरेलल लाइनों को शो करें तो कुछ इस तरीके से शो होती हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करती हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ पर होते हैं इन्फानाइट सॉल्यूशन। मतलब इन्फानाइट सॉल्यूशन का मतलब कहें तो x और y की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, संतुष्ट करेंगी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इन्फानाइट। अगर हम बात करें इक्वेशंस कैसी होंगी तो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, संगत, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन निकल रहे हैं। जहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलते ना वहाँ इनकंसिस्टेंसी होती है, बाकी जहाँ सॉल्यूशन पॉसिबल है वहाँ कंसिस्टेंसी ही होती है, कंसिस्टेंट हो गए। अगर हम इनके लाइनों की ग्राफ की बात करें तो इसका जो लाइन का ग्राफ होगा वो होगा कॉन्साइडिंग। कॉन्साइडिंग का मतलब क्या होता है, संपाती रेखाएं। इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन और जस्ट उसी के ऊपर दूसरी लाइन। क्लियर, मतलब ये हर जगह एक दूसरे को टच करती हैं, और हर जगह एक दूसरे को टच कर रही हैं मतलब दोनों लाइनें एक साथ हर सॉल्यूशन पर सेटिस्फाई हो रही हैं। क्लियर, हर सॉल्यूशन पे ये सेटिस्फाई हो रही हैं। कोई सा भी पॉइंट ले लो, एक्स वाई की कोई सी भी वैल्यू ले लो, उसके लिए दोनों लाइनें सेटिस्फाई होंगी। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइट है। और पेपरों में आपसे बहुत बार पूछा गया है, आप जब भी कोई भी बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आपका इस जो हमने बताया आपको ये चार्ट, इससे रिलेटेड हर ईयर में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर। वो कहेगा इक्वेशन कंसिस्टेंट है, क्लियर, या कहेगा लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर वो कहेगा लाइंस पैरेलल हैं तो बताओ कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। वो कहेगा लाइंस कॉन्साइडिंग है, संपाती हैं, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। या इसको देगा तो इन तीनों में से कुछ पूछ लेगा, इसको देगा इन तीनों में से कुछ पूछेगा, इसको देगा तीनों में से किसी भी एक को लिख कर देगा, और आपके जो 3 पार्ट बचे हुए रहेंगे उनमें से आपसे किसी भी टर्म के बारे में पूछ लेगा वो। क्लियर है, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ। तो यहाँ पर 3 मेथड प्रेफर किए गए हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर, इसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। आज मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है ना, क्या होगा इसमें। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी रहेंगी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हमारी इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चंस में हम इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी भी एक इक्वेशन को हम ले लेंगे, वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक वेरिएबल निकल कर आएगा, फिर उस जो वेरिएबल निकल कर आ जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है, तो इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हमारा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हमारे पास 2 इक्वेशन रहेंगी। हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशिएंट को, चाहे वो x का कॉफिशिएंट हो या y का कॉफिशिएंट हो, इनको हमें सेम कर लेना है। सेम करने के लिए भी मेथड में आपको क्वेश्चंस में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें उनको कॉफिशिएंट को सेम कर लेना है। सेम करने के बाद या तो उनमें सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा, उसके बाद एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा, और एक वेरिएबल जो रिमेनिंग रहेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे इस मेथड से। थर्ड मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर, इसको हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये किसी भी
इक्वेशन, किसी भी टाइप की इक्वेशन में आप लगा दो, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। आपको जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, वहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करें, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसका भी मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर जो तीनों मेथड हैं, ये मेथड कब एप्लीकेबल है? ये मेथड तब एप्लीकेबल है जब इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे हों, यूनिक हों। ना नो सॉल्यूशन में ये अप्लाई होते हैं, ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। उस कंडीशन में तो हम सॉल्व करते ही नहीं हैं। सिर्फ हम सॉल्व कब करते हैं? जब सॉल्यूशन कैसे हो, यूनिक। तो ये कब अप्लाई होता है? जब यूनिक सॉल्यूशन हो तभी अप्लाई होता है। अद्वितीय हल होने पर ही इन मेथड्स को हम प्रेफर करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, मतलब क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक वाइज फॉर्मूला सिखाता हूं। आप चेक तो कर ही लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लिखी थी, आप A1 A2 का रेशियो निकालना, B1 B2 का निकाल लिया। अगर वो इक्वल नहीं आए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर हम एप्लीकेबल करेंगे इन तीनों में से किसी मेथड को। और जैसे अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x अपॉन बी सी माइनस बी सी लिखें आप, y अपॉन, आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर एक सर्कुलर वे में सिखाता हूँ, a b एंड c, क्लियर। आपने क्या लिया अभी? bc, अब क्या लेंगे आप? ca, क्लियर, ca माइनस ca, ओके। देन फिर आप क्या लेंगे? 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, सर्कुलर मेथड से पूरा, क्लियर है। और यहाँ पर अप्लाई करेंगे 12 21 12 21 12 21, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया है ना, जिस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, क्लियर है। बहुत ही सिंपल मेथड है। क्या करना है? x अपॉन बी सी माइनस बी सी, बाई अपॉन सी ए माइनस सी ए, 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, और 12 21 12 21 12 21 का रूल अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो बाकी के जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, है पार्ट 2 पार्ट 3 में हम आपको अलग अलग मेथड से, जैसे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का अलग पार्ट होगा, इसका अलग, सभी मेथडों से मैं आपको अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा। और जितना हाई लेवल हो सकता है उस हाई लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।